lecture, we will deal with the derivative part of this chapter, that is integrated rate equations. तो क्वेश्चन उठता है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच लिंक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विथ टाइम डायरेक्टली, मीन्स ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दोनों को डायरेक्टली लिंक कर देता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों ही टाइप के रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करना है। दोनों ही डेरिवेशन लगभग सेम ही है, बस इसके लिए आप लोग को कुछ लॉगरिथम और इंटीग्रेशन से रिलेटेड बेसिक फार्मूला का पता होना चाहिए। तो चलिए, उन सभी फार्मूला को मैं आप लोग को पहले ही थोड़ा समझा दे रहा, बाद में जब इसका यूज़ करेंगे तो आप लोग को अपने आप ही याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम से। तो देखिए बच्चों, लॉगरिथम जिसे हम लोग इन शॉर्ट लॉग भी बोलते हैं, ये मेनली दो टाइप का होता है। एक है नेचुरल लॉगरिथम जिसे हम लोग ln से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा है log टू द बेस 10 जिसे हम लोग सिंपली log से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात करें तो ln x का वैल्यू हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग एक्स। मीन्स जब भी कोई टर्म ln के फॉर्म में दिया है और आपको उसे log के फॉर्म में चेंज करना है, तो बस आपको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, अपने आप वो ln वाला टर्म log टर्म में चेंज हो जाएगा। नाउ सेकेंड वन इज एडिशन ऑफ टू log टर्म्स। तो देखिए, जब भी आप दो log टर्म्स को ऐड करोगे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। लाइक ln m प्लस ln n हो जाएगा ln m इंटू n। इसी तरह जब भी आप दो log टर्म्स को माइनस करोगे तो आपस में डिवाइड हो जाता है। लाइक ln m माइनस ln n हो जाएगा ln m बाई n। नेक्स्ट फॉर्मूला है पावर से रिलेटेड। तो बच्चों, जब भी किसी पावर वाले टर्म के पहले log यूज होता है तो उसका पावर बाहर आ जाता है। लाइक ln a टू द पावर n हो जाएगा n इंटू ln a। यहाँ पर a के पावर में जो टर्म था n, उसे हम लोग log के बाहर ले लिए हैं। बच्चों, इन सब फॉर्मूला को बहुत डीपली स्टडी नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं। मैथ्स में तो लॉगरिथम से रिलेटेड पूरा एक लंबा चौड़ा चैप्टर भी है, तो यहाँ पर तो हम लोग को बस इससे रिलेटेड एक दो फॉर्मूला को ही यूज़ करना है ना। तो इसीलिए हम लोग इन सब फॉर्मूला के बहुत डीप में नहीं जाएंगे। इनको आप लोग स्टडी कर लेना, बाद में जब यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही हैबिचुअल हो जाएंगे। और बच्चों, एक बात और, लॉग वाले टर्म्स की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग लॉग टेबल का यूज़ करके निकाल सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसे लॉग टर्म्स हैं जिनका बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, तो चलिए उन सभी की वैल्यू पहले ही याद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, log 10 का वैल्यू होता है 1। इसी तरह से log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 और log 5 का वैल्यू होता है 0.6990। वैसे तो इन सभी का वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है, फिर भी हम लोग को अपने से भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एक दो इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूला की। तो देखिए, dx का इंटीग्रेशन होता है x। यहाँ पर dx के पहले जो सिंबल यूज हुआ है वही इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स वही इंटीग्रेशन वाला सिंबल है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, या फिर dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r। और इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमारा दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, ये हो जाएगा ln x। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y हो जाएगा ln y, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dr बाई r हो जाएगा ln r। तो बच्चों, इन्हीं सब कुछ फॉर्मूला को हम लोग
आगे के डेरिवेशंस में यूज़ करेंगे। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बता रहा हूँ, कैसा फॉर्मूला है ये सब, बट कोई नहीं, जब इन सबको एक बार डेरिवेशन में यूज़ करेंगे तभी आप लोग को एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। अभी के लिए बस आप लोग एक बार इसको रीडिंग कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। और एक बात और, जैसे जैसे मैं इसके स्टेप्स को आप लोग को समझाता रहूँगा, आप लोग साथ साथ में ही इसको कॉपी पर भी लिखते रहिएगा, वरना केवल देखने से ये डेरिवेशन समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, दैट इज R2P। अब देखिए, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप रेट लॉ लिखते हो तो वो होता है रेट इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट का पावर ऑर्डर। और ये रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इस केस में अगर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो हो जाएगा रेट इक्वल टू K इंटू R का पावर जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर है जीरो। और देखिए, किसी भी टर्म का पावर जब जीरो होता है तो वो टर्म हो जाता है वन। तो इस केस में R टू द पावर जीरो हो जाएगा वन, तो हमारा रेट हो जाएगा इज इक्वल टू K। इसको मैं इक्वेशन वन से मार्क कर दे रहा। और देखिए, रेट होता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर भी हम लोग रेट की जगह लिख सकते हैं कि माइनस dr/dt। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस dr/dt इक्वल टू K। और जब dt और माइनस साइन को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा dr इक्वल टू माइनस KDT। अब देखिए, जैसे ही dr और dt दोनों अलग अलग हुए तो हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। और बच्चों, इंटीग्रेशन का एक रूल है, जब भी आप इक्वल साइन के दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेते हो तो राइट साइड में एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करना पड़ता है। तो इस केस में भी जब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dr इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस KDT प्लस C। अब देखिए, माइनस के तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dr इक्वल टू माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस C। और हम लोगों ने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x। तो जब इस फॉर्मूला को इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो dr हो जाएगा r और इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा r इक्वल टू माइनस KT प्लस C। इसको मैं इक्वेशन 2 से मार्क कर दे रहा। और अब देखिए, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता है, मीन्स एट टाइम जीरो, तो उस समय जो भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एट t इक्वल टू जीरो r इक्वल टू R0, जहाँ पर R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। और जब हम लोग इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा R0 इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस C। और यहाँ से हमें C का वैल्यू मिल जाएगा R0। इसको मैं इक्वेशन 3 से मार्क कर दे रहा। और अब देखिए, जब इक्वेशन 3 से C की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा R इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। यहाँ से KT का वैल्यू हो जाएगा R0 माइनस R, और हमारा K का वैल्यू मिल जाएगा R0 माइनस R अपॉन T। और यही इक्वेशन हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन 4 से मार्क कर दे रहा। अब बात कर लेते हैं इसमें इन्वॉल्व कुछ ग्राफ्स की, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के ही रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। इसके लिए इक्वेशन 3 को कंसीडर करते हैं, दैट इज R इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। बच्चों, इस इक्वेशन को अगर ध्यान दीजिए तो ये इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर y की जगह है कॉन्सेंट्रेशन r, स्लोप m के जगह है माइनस k, x के जगह है टाइम t और इंटरसेप्ट c के जगह है r नॉट, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसीलिए इस केस में ग्राफ भी हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा और स्लोप निगेटिव होने के कारण इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं रेट वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो इसके लिए इक्वेशन 1 से रेट का इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज रेट इक्वल टू के। इस इक्वेशन में तो रेट के साथ टाइम इन्वॉल्व ही नहीं है, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के इंडिपेंडेंट है जीरो ऑर्डर के केस में। इसीलिए जीरो ऑर्डर के केस में जब भी हम लोग रेट वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ना ही हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा ना ही डिक्रीज, एक फ्लैट ग्राफ ऑब्टेंड होगा। यहाँ पर अब हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन आगे बढ़ता है तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, और वो टाइम जितने में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होकर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहलाता है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 of its initial concentration. It is represented by T half. तो चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जब T इक्वल टू टी हाफ होगा तो उस समय R का वैल्यू हो जाएगा R नॉट बाई 2। इसको मैं इक्वेशन 5 से मार्क कर दे रहा हूँ। और जब हम लोग इक्वेशन 5 से T और R की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 अपॉन टी हाफ। यहाँ पर आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 हो जाएगा आर नॉट बाई 2, तो k की वैल्यू हो जाएगी आर नॉट बाई 2 अपॉन टी हाफ। और यहाँ से जब हम लोग टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा आर नॉट अपॉन 2k। तो यही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में टी हाफ का इक्वेशन। इसको देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो टी हाफ की वैल्यू होती है ना, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं अपने सेकेंड डेरिवेशन की, दैट इज इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ना, वो सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं। और बच्चों, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात समझिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में भी डेरिवेशन के सारे ही स्टेप्स लगभग सेम होते हैं जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इन्वॉल्व था। यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर डी आर और डी टी वाले टर्म्स को इक्वल साइन के थ्रू अलग अलग करेंगे, फिर उनको इंटीग्रेट करेंगे और बाद में इक्वेशन में आए कांस्टेंट टर्म को आर नॉट के थ्रू रिप्लेस करेंगे और लास्ट में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए के फॉर्म में फाइनल इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। यही 3-4 स्टेप्स हैं जो दोनों ही डेरिवेशन में इन्वॉल्व होता है। तो चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, दैट इज R2P। तो बच्चों, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो इस केस में रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट इक्वल टू K इंटू R का पावर 1, दैट इज माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू K इंटू R। और फिर जब सारे ही R वाले टर्म्स को एक साइड और dt को दूसरे साइड करेंगे तो हमें मिलेगा dr बाई आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dr बाई आर इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के इंटू डी टी प्लस सी, यहाँ पर सी कांस्टेंट है। अब देखिए माइनस के तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस सी। तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक और फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। तो यहाँ से जब हम लोग डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा एल एन आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का वैल्यू हो जाएगा टी। तो जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब हम लोगों को इस इक्वेशन से कांस्टेंट सी को हटाना है, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में तो सी टर्म नहीं लिखा जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर भी हम लोग टाइम को जब जीरो कंसीडर करेंगे तो आर का वैल्यू हो जाएगा आर नॉट, और जब इन दोनों ही वैल्यूज़ को हम लोग लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस सी, और इसके थ्रू सी का वैल्यू हो जाएगा एल एन आर नॉट। इसको मैं इक्वेशन 2 से मार्क कर दे रहा हूँ। और जब इक्वेशन 2 से c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। यहाँ से के टी का वैल्यू हो जाएगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। और हम लोग जानते हैं कि जब दो लॉग वाले टर्म्स को माइनस किया जाता है तो आपस में डिवाइड हो जाते हैं, लाइक एल एन ए माइनस एल एन बी इक्वल टू एल एन ए बाई बी। तो यहाँ से भी एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर ये हो जाएगा एल एन आर नॉट बाई आर। तो यहाँ से के टी का वैल्यू हो जाएगा एल एन आर नॉट बाई आर। इसको मैं इक्वेशन 3 से मार्क कर दे रहा हूँ। अब देखिए जब हम इस एल एन टर्म को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसके पहले 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से के टी का वैल्यू हो जाएगा 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर, और यहाँ से जब k का वैल्यू डिराइव करेंगे तो मिलेगा 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर, एंड दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको मैं इक्वेशन 4 से मार्क कर दे रहा। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर के केस में भी हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जब t इक्वल टू टी हाफ होगा तो r का वैल्यू हो जाएगा आर नॉट बाई 2। इसको मैं इक्वेशन 5 से मार्क कर दे रहा। और फिर जब इक्वेशन 5 से t और r की वैल्यूज़ को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिलेगा 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई 2। यहाँ से टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2 आर नॉट अपॉन आर नॉट। फिर जब आर नॉट से आर नॉट को कैंसिल करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2। और बच्चों लॉग 2 की वैल्यू मैं आप लोग को बता चुका हूँ, दैट इज 0.3010। तो जब लॉग 2 के इस वैल्यू को प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। और लास्ट में जब 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ का फाइनल इक्वेशन हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और बच्चों इस इक्वेशन को देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टी हाफ इज independent of initial concentration of reactant।